बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। देखते हैं। जय श्री राम भाइयों, आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ बीजेपी को भाई वोट क्यों देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया अलायंस जो है भाई उसका भाई सोच अलग अलग है सबकी भाई। अच्छा, आगे जाके दिक्कत हो सकती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है अगर वो जीत जाए तो। बात तो सही है। इन सबके जो मैनिफेस्टो है भाई सबकी सोच अलग अलग है भाई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, अगर जीत जाती है तो उससे देश पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। देखिए, पिछले कई सालों में जो हमारे देश की एक सबसे बड़ी कल्चरल अचीवमेंट रही है वो है राम मंदिर को 500 साल के बाद दोबारा बनाना। लेकिन आप देखिए कि अगर इंडिया अलायंस जीतती है तो भारत में एक ऐसी सरकार आएगी जो राम मंदिर के बनने के खिलाफ खुद कोर्ट में केस लड़ रही थी, जिन्होंने 2007 में सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट फाइल किया था जिसने कहा था कि राम भगवान तो काल्पनिक है, असली है ही नहीं। इंडिया अलायंस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गया था। जो राम मंदिर को इतना अपोज करते हैं, क्या वो पावर में आने के बाद वहाँ पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाने का प्रॉमिस करेंगे? और अगर राम मंदिर को इतना अपोज कर रहे हैं तो काशी मथुरा को तो थानोस की तरह बेसिकली स्नैप कर दिया। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। देखते हैं। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि एक साल के लिए एक पीएम बनेगा 5 जने भाई। इसमें भाई ना तो तुम्हारी पॉलिसी कोई लागू होने वाली एक साल में, ना भाई कुछ काम होने वाला, ये पक्की बात है। और नेशनल सिक्योरिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, आज मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो भारत है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक और बहुत ही श्रूड है। एक तरफ भारत यूएसए और ईयू का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दूसरी तरफ रशिया से भी बहुत बढ़िया संबंध बनाया है। एक तरफ इजराइल और इंडिया की मिलिट्री पार्टनरशिप और भी मजबूत हो रही है और दूसरी तरफ अरब मुस्लिम देशों के साथ भी स्ट्रॉन्ग कल्चरल और ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप की जा रही है। एक तरफ इंडिया G7 में रेगुलरली इन्वाइट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन मैत्री और डिप्लोमेसी के ग्लोबल साउथ यानी दुनिया की सभी डेवलपिंग कंट्रीज का डिफैक्टो लीडर भी बन गया। India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनते ही शायद भारत वापस नेहरूवियन एरा के कंफ्यूज और अपीजमेंट की फॉरेन पॉलिसी अपना लेगा। शायद इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने तो अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा है कि वो इजराइल से सारे रिलेशनशिप खत्म करेंगे और उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट करेंगे। इंडिया अलायंस के मेंबर्स ने कहा है कि स्पेस और पोलर रीजन्स को पूरी तरह से नॉन मिलिटराइज किया जाएगा, सारी मिलिट्री बेसेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए। इंडिया अलायंस के मेंबर्स तो हमारे सारे न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देना चाहिए। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। अलायंस शायद पाकिस्तानियों से भी रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। अपीजमेंट के चक्कर में शायद आर्टिकल 370 को भी वापस कश्मीर पर लगा दिया जाए, सीएए पर रोक लगा दी जाएगी अपीजमेंट के नाम पर। अभी इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से दुनिया में आइसोलेट करके रखा हुआ है। पाकिस्तान पर इस समय पर भारी इकोनॉमिक प्रेशर है, देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और तालिबान ने इनको डाबर का तेल लगा के 6 फुट का बम्बू ऐसा किया हुआ है कि इनको हगने के लिए भी तालिबान से परमिशन लेनी पड़ती है। और देखिए, हालात ऐसे ही चलते रहे तो धीरे धीरे इतना प्रेशर बनेगा इस देश पर कि या तो इनको टेररिज्म भूलना पड़ेगा और कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा, या फिर इनके देश से 1-2 और बांग्लादेश निकल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आ गई तो ऐसी पॉलिसीज आएंगी कि पाकिस्तान के ऊपर से वो प्रेशर शायद खत्म हो जाए, इनका आइसोलेशन खत्म हो जाएगा और ये इंडिया पर जिस तरह से 2014 में अटैक करते थे वैसे आतंकी अटैक्स भी शुरू कर देंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई हम भारत के हर एक परिवार के हर एक मेंबर के बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे डालना शुरू कर देंगे। के बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा और एक झटके से
एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। ऐसे मिटाएंगे गरीबी। हमारे जो युवा है जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका हमारी सरकार डालेगी। यार हम भी साला यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे 10-15 फेक अकाउंट खोल देते हैं, आराम से लखपति बन जाएंगे। लेकिन देखिए इस स्कीम में एक प्रॉब्लम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम दिन के $2 से कम कमाने वाले लोगों को गरीब की कैटेगरी में रखें तो भारत की अराउंड 10% पॉपुलेशन इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जो कि लगभग 12 करोड़ लोग। ध्यान रखिए कि हम सिर्फ कंजर्वेटिव अप्रोच अपना रहे हैं, यूएन तो कहती है कि ऐसे 18 करोड़ लोग। अब अज्यूम कीजिए कि इन परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो 12 करोड़ लोग 4 लोग की फैमिली में अगर डिवाइड करें तो अराउंड 3 करोड़ फैमिली, हर फैमिली को 1 लाख देने का कॉस्ट अराउंड 3 लाख करोड़ रुपए आएगा, जो कि हमारे जीडीपी का 1%। भारत का डिफेंस बजट भी इतना नहीं। इनफैक्ट भारत का डिफेंस और एजुकेशन बजट मिला के इस अमाउंट के आसपास आएगा। तो कहां से आएगा ये पैसा? लेकिन देखिए ऑनेस्टली इसमें कुछ नया नहीं। इनफैक्ट बीजेपी की गवर्नमेंट भी काफी फ्री की चीजें ऑफर करती रहती है, तो इसमें कांग्रेस कुछ नया या डिफरेंट ऑफर नहीं कर रही है बीजेपी से। लेकिन मेरे हिसाब से डिफरेंस ये है कि बीजेपी की जो स्कीम्स हैं उनका एक क्लियर पर्पस, एक तरफ तो वो लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए, चाहे मुद्रा स्कीम हो, उज्ज्वला स्कीम हो, जैम ट्रिनिटी हो, बैंक अकाउंट खुलवाने वाला काम हो। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को एक और बड़े प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन किया जा रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट के, और वो प्रोजेक्ट है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड हाईवेज डेवलप किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ है स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस, इंटरनेट एक्सेस, पानी का एक्सेस डेवलपमेंट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, टॉयलेट कवरेज, प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसके साथ साथ रेगुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारी चीजें जो हैं ये कांग्रेस के राज के समय पर आधे से भी कम स्पीड पर हो रही है। तो बीजेपी का ये जो डबल इंजन की सरकार है, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है जहां सिर्फ लोगों को पैसे ही नहीं दिए जा रहे, बल्कि ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए जा रहे हैं जहां आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी खुद के बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी स्किल से जॉब्स पा सकते हैं। कांग्रेस की जो स्कीम्स है वो बेसिकली आपको पूरी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट बना देंगे। ऑर्डर का इम्पैक्ट भी देखिए। याद कीजिए कि इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर की भारत में क्या हालत है। 1990s में बिहार में जो गुंडा राज चला करता था वो शायद फिर से वापस लौट आएगा। बिहार, यूपी और दूसरे कई स्टेट्स में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कत्ल, असॉल्ट जैसे क्राइम आम हो जाएंगे। याद कीजिए कि गुंडे, बाहुबली, माफिया जैसे साधु यादव, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनको वापस पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने लगेगा, और इनके ऊपर अब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ रहेगा। जिस लेवल के रायट्स योगी आदित्यनाथ के पहले यूपी में देखे जाते थे, आए दिन बड़े बड़े रायट्स होते थे, शायद वो भी दोबारा लौट आएंगे। आप याद कीजिए कि योगी के पहले कितने कॉमन थे रायट्स उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में। जितनी फिल्में एक साल में अक्षय कुमार नहीं रिलीज करते, उससे ज्यादा रायट्स एक साल में उत्तर प्रदेश में होते थे। एजुकेशनल इम्पैक्ट भी देखिए। कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनते ही वो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़े बड़े अमेंडमेंट्स करेंगे। शायद फिर से हमारे टेक्स्ट बुक्स में सूडो सेकुलरिज्म पढ़ाई जाएगी, जिसमें बाबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों को महान शहंशाह की तरह ट्रीट किया जाएगा, और हमारे देश के हीरो जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, लचित बोरफुकन जैसे आइकॉन्स को इग्नोर किया जाएगा। देश के सारे लोग बुरहान वानी के बारे में पढ़ेंगे तो उनको सीखने को मिलेगा कि भैया वो तो एक गरीब हेडमास्टर का बेचारा बेटा था। शायद भारत के यूथ दोबारा अपने कल्चर और अपनी हिस्ट्री को लेकर इनसिक्योर फील करने लगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बीजेपी का ये कहना है कि चाहे राम मंदिर का बहिष्कार करने का कांग्रेस का फैसला हो, या बार-बार हिंदू को आतंकवादी साबित करने का नैरेटिव हो, या दूसरे पक्ष का वोट लेने के लिए बार-बार उन्हें पुचकारना, इन्हीं सब बातों से बीजेपी आज दावा कर रही है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपसे आपकी दौलत लेकर एक खास माइनॉरिटी को दे देगी। ओबीसी आरक्षण में ओबीसी का हिस्सा छीन कर एक खास धार्मिक वर्ग को उसमें से आरक्षण दे देगी। और तो और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी की चीफ लालू यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए।
हम फिर से इस बात को अंडरलाइन कर दें कि किसी भी पार्टी को वोट लेने के लिए एक सेक्शन को, एक वर्ग को पुचकारना और दूसरे को गाली देना बिल्कुल जायज नहीं, बिल्कुल सही नहीं। मगर जब आप बार बार साल दर साल ऐसा करते रहे तो फिर ये मत कहें कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है। बीजेपी का कहना है कि अगर झूठ है तो कांग्रेस से साबित कर दे कि उसके नेताओं ने हिंदू आतंकवाद को देश के लिए बड़ा खतरा नहीं बताया। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है अगर झूठ है तो कांग्रेस पार्टी आगे आकर ये भी बोल दे कि हम सत्ता में आए तो धारा 370 नहीं हटाएंगे। अगर आचार्य प्रमोद झूठ बोल रहे हैं तो कांग्रेस ने कह देना कि राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि सत्ता में आए तो राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। अगर लालू जी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात झूठ बोल रहे हैं तो कांग्रेस कह देगी नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। मजे की बात ये है कि चुनाव के वक्त जब सारा खेल होता ही है नैरेटिव गढ़ने का, धारणाएं बनाने का, तो कांग्रेस इन बातों का खंडन क्यों नहीं करती। बिल्कुल आगे करना चाहिए, पर ये क्यों नहीं करती इसकी वजह बेहद साफ। शायद वो भी यही चाहती है कि जिस वर्ग का उसे वोट लेना है वो भी यही माने कि कांग्रेस ऐसी है। उसे ये लगे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों को आरक्षण देगी। कांग्रेस चाहती है कि उसका वोट बैंक ये माने कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर का फैसला पलट सकती है। आपको याद होगा कि 8 साल पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि अगर पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो उसे मोदी को हटाना होगा। यही मणिशंकर अय्यर थे जिनकी बेटी पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों के पक्ष में उपवास रखा। इसे लेकर उनका केस भी हुआ और इन्हीं अय्यर जी ने इस साल भी पाकिस्तान जाकर फिर से मोदी की आलोचना की और पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। अब होता ये है ना बॉस कि जब भी अय्यर और दिग्विजय सिंह जैसे नेता ऐसे बयान देते हैं तो पार्टी उसे उनका निजी बयान बोलकर पल्ला झाड़ लेती। लेकिन अंदर उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है ये लोग हैं तो कांग्रेस के, उनके ऐसे बयान देने से उनका खास वोटर वर्ग खुश हो जाएगा। इसलिए बीजेपी अगर ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स करती है तो वो भी झूठ नहीं कहती। मगर दिक्कत तब आती है कि जब आप एक वर्ग को खुश करने के लिए इस देश के बहुसंख्यक को ही गाली देने लगते हैं, उनके सबसे बड़े आराध्य भगवान राम का अपमान करने लगते हैं। ये किससे बर्दाश्त होगा बताइए। No. Wait. अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं क्या। मोदी सरकार को जो लोग घेर रहे हैं उनको थोड़ा सच्चाई जाननी चाहिए। भारत की आजादी के बाद से लेकर आज तक धारा 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन किसने सबसे ज्यादा बार लगाया है? किसने अपने देश के राज्यों को ढंग से काम नहीं करने दिया और किसकी सरकार ने केंद्र के खिलाफ बोलने वाले राज्यों को गिरा दिया? कोई भी भारत की राजनीति को जानने वाला इसका जवाब कांग्रेस सरकार ही देगा। पर क्यों 1947 से आज तक भारत में 132 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा यानी 90 बार राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया गया जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार। पहले इंदिरा गांधी के 15 साल के कार्यकाल में 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। जाहिर है धारा 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस सरकार ने किया। ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों ने धारा 356 का उपयोग नहीं किया, बल्कि जनता पार्टी ने 3 साल के कार्यकाल में 21 बार और मोदी की भाजपा सरकार ने 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो ये है पूरा आंकड़ा। अब आप ही बताइए कि डिक्टेटरशिप का काल इसमें सबसे ज्यादा बार देखा गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब भाई आप सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई कौन भाई बढ़िया है अपने देश के लिए, कौन खराब है। भाई आप सबको भाई एक एक वोट भाई अच्छे से दे के आना है। किसे दे के आना है अब मैं बार ही बोलूंगा नहीं। भाइयों अपना वोट देश और धर्म के लिए दे के आना है। जय श्री राम। साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। जो पर्वत भी मुझको रोके मुझे रोके मैं ठोकरों से उड़ा दूं 2 पल में। Prime Minister Modi is the boss. और यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। भाई मेरी तरफ से आप सबको राम राम।
टाइगर का हुक्म।